नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और ज्योग्राफी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विशेषकर आपके फर्स्ट ग्रेड आरएस और यहाँ तक कि आपके सेकंड ग्रेड रीट में भी इससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि जिसको भी अगर ये टॉपिक पढ़ना है, मैं ये कहूँगा कि आरएस मेंस के लिए विशेषकर इस टॉपिक पे ध्यान रखें। कहीं ना कहीं हर पेपर में एक सवाल आपको यहाँ से मिलेगा, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है। और इस टॉपिक का पूरा नाम है ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो। यानी हम इस टॉपिक में अलग अलग करके 6 पार्ट्स में पढ़ेंगे। जिससे सबसे पहले हम देखेंगे भाई ज्वालामुखी की परिभाषा क्या है। दूसरी बात हम देखेंगे ज्वालामुखी क्रिया के कारण क्या है, जो भी कारण होंगे सब एक जगह पढ़ लेंगे। तीसरी बात देखेंगे हम ज्वालामुखी के प्रकार यानी हर प्रकार से उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार की संरचना के आधार पर, उद्गार के आधार पर। उसके बाद हम देखेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। यहाँ भी कई बार यूपीएससी, आरएस या फर्स्ट ग्रेड में कॉलेज लेक्चर में सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला चले ज्वालामुखियों का वितरण यानी विश्व का वितरण। ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, इन्हीं जगहों पे पाए जाने का एक कारण भी क्या, ये भी हम देख लेंगे। और साथ में ज्वालामुखियों से निर्मित स्थलाकृतियां, जो इसका छठा पॉइंट है, वो भी हम बराबर देखेंगे। ज्वालामुखियों से निर्मित आकृतियां जो ये स्थलाकृतियां, इसमें हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, बाह्य स्थलाकृतियां और आंतरिक स्थलाकृतियां। इन्हीं के आधार पर आज हमारा पूरा टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक को हम 2 भागों में बांटकर देखेंगे। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा, ज्वालामुखी क्रिया के कारण और ज्वालामुखी के प्रकार। लेकिन मैं एक बात आपको साफ बोलता हूं, अगर आपको वास्तव में इस टॉपिक को देखना है, अगर आपने यहां पे इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया या समझ लिया, देखो मुख्य बात होती है किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करना। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका इसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि सर ये इस टॉपिक में ऐसा कोई क्वेश्चन हमारा रह रहा है। यानी सीधी सी बात है, जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं भाई परिभाषा में। परिभाषा का मतलब सीधी सी बात है, अगर सिंपल बात बोले कहीं ना कहीं तो सुनना मेरी बात, ज्वालामुखी भूगर्भिक शक्तियों द्वारा जनित, सुनना, ज्वालामुखी भूगर्भिक शक्तियों द्वारा जनित एक आकस्मिक प्रक्रिया है, एक आकस्मिक प्रक्रिया है जिसमें भूगर्भ से लावा, धूल, राख आदि पदार्थ निकलते हैं। सामान्य एक परिभाषा बोली मैंने, लेकिन अगर अपन इसको थोड़ा सा आरएस मेंस में अगर आप लिखना चाहो तो मैं कहूंगा किसी भूगोलवेता का एक नाम जोड़ दो। जैसे वोसेस्टर के अनुसार, मेरे बात सुनना, वोसेस्टर के अनुसार ज्वालामुखी एक ऐसी नली है जिसके द्वारा भूगर्भ से लावा, राख, गैस, जलवाष्प, है ना, आदि शिलाखंड आदि पदार्थ पृथ्वी से बाहर निकलते हैं। इसको ध्यान में रखना अच्छे से। मैंने बोल दिया आपको, एक सिंपल परिभाषा बोली जिसमें मैंने कहा आकस्मिक एक प्रक्रिया है, भूगर्भिक प्रक्रिया है, क्योंकि भूगर्भ से ही इसका उद्भव होता है। और एक मैंने आपको बता दिया वोसेस्टर के अनुसार। तो कम से कम इस परिभाषा को ध्यान में रखना आपको, वोसेस्टर के अनुसार। अगर आप आरएस मेंस लिख रहे हो तो मैं साफ कहूंगा आपको, अगर भूगोल में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने हैं तो किसी न किसी भूगोलवेता का और कहीं ना कहीं अगर आपको हो सके उस ज्वालामुखी का एक सिंपल सा आपको डायग्राम जरूर दिखाना चाहिए, भले 2 नंबर का ही हो, नो डाउट आपको किसी और से ज्यादा बेहतर मार्क्स मिलेगा अगर इस प्रकार से चलोगे। दूसरा अपन इसका टॉपिक है ज्वालामुखी क्रिया के कारण, मतलब क्यों ज्वालामुखी आती है, मतलब क्या क्या कारण है। अगर इसको देखें, हमने 4 भागों में इसको बांट रखा है, सुनना मेरा। जैसे पहले मैंने कहा भूगर्भिक असंतुलन, दूसरा मैंने आपको बताया गैसों की उत्पत्ति, तीसरा मैंने आपको बताया भूगर्भ में ताप वृद्धि और चौथा दाब में कमी। मेरी बात सुनना वापस, मैंने पहला क्या बोला, भूगर्भिक असंतुलन। विशेषकर ज्वालामुखी का पहला कारण यही माना जाता है, अगर भूगर्भ में क्या होता है आपको सबको पता है, लगातार हमारी पृथ्वी की जो प्लेटें हैं गति करती रहती है और वो गति करेगी तो उससे क्या होगा, असंतुलन उत्पन्न होता है। कहीं पे प्लेटें टकराती है, कहीं पे प्लेट नीचे चली जाती है, तो सीधी से उस असंतुलन के कारण कई बार आपका भूपर्पटी का भाग नीचे अंदर पृथ्वी के अंदर भूगर्भ के अंदर पिघल जाता है, जिसके कारण ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। दूसरा मैंने कहा गैसों की उत्पत्ति है। हम गैसों की उत्पत्ति, जैसे हमें पता है या मैं पहले बता चुका हूं आपको
कि भूगर्भ के अंदर लगातार तरल पदार्थ है, लावा वहां पे बना हुआ है, मतलब तरल पदार्थ और मैग्मा बना हुआ, सॉरी, और उस पदार्थ के कारण दूसरी बात है जैसे जल भी नीचे जा रहा है अगर, तो उससे क्या होगा, जल वाष्प बनेगी, कई सारी गैसों का निर्माण होगा, तो उन गैसों को बाहर निकलने के लिए कई बार क्या होता है, वो अपनी शक्ति के साथ बाहर निकलने की कोशिश करेगी, इसकी वजह से भी, गैसों की उत्पत्ति की वजह से भी ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। तीसरा है भूगर्भ में ताप वृद्धि, वो हमने भूकंप के दौरान भी पढ़ा था, कहीं न कहीं की पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अगर सीधी सी बात है, मैंने कहा था कि कहीं पर ताप कम है, कहीं पर ताप अधिक है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के भीतर जाते हैं तापमान में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होगी तो सीधी बात है भूगर्भ में, तो कहीं ना कहीं वृद्धि के कारण भी क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वो ऊर्जा कैसे निकलेगी, इसी ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप। और चौथा मैंने कहा दाब में कमी, पृथ्वी के जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको सबको पता है कि घनत्व में वृद्धि होती जाती है, यानी भारी पदार्थ दाब अधिक होता है, ऊपर कम, तो सीधी सी बात है उसकी वजह से भी कई बार दाब में कमी की वजह से भूगर्भ की भूपरपटी पर दरार के रूप में, या फिर हम कहें एक ज्वालामुखी क्रिया के रूप में भूगर्भ का आंतरिक पदार्थ बाहर निकलता है, इसके कारण भी ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। यानी हम कहें ज्वालामुखी क्रिया के 4 कारण हमने आपको बताए, पहला भूगर्भिक असंतुलन, दूसरा गैसों की उत्पत्ति, तीसरा भूगर्भ में ताप वृद्धि, और चौथा दाब में कमी। यानी अब तक हमने 2 चीज पढ़ ली, पहली परिभाषा और दूसरा आपका ज्वालामुखी क्रिया के कारण, ठीक है। लेकिन अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, इस बात पे गौर करना, ज्वालामुखी के प्रकार के आधार पर सबसे अधिक क्वेश्चन आपके हर पेपर में, चाहे कोई भी आप पेपर उठा लेना, चाहे आप यूपीएससी अगर ले लो, अगर ज्वालामुखी से कोई क्वेश्चन आता है, आरएस मेंस ले लो, जैसे पिछली बार आ गया था, हो सकता है इस बार फिर आ जाए, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाए कि ज्वालामुखी उद्गार के स्वरूप के आधार पर कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। हो सकता है या जाए उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी प्रकार बताएं, ये आ सकता है, या सिंपल सा आ जाए आपके निम्न में से कौन सी, भाई जैसे फर्स्ट ग्रेड का भी पेपर होना है कि निम्न में से कौन सी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, निम्न में से कौन सी आपकी सुसुप्त का है या सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह सिंपल सी बात करूं आपसे, सिंपल आरएस मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, सक्रिय ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है, 2 उदाहरण बताओ, या पूछ ले सुसुप्त ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है, 2 क्वेश्चन, 2 आपको उदाहरण बताने, ऐसे करके भी आपसे छोटा छोटा कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं कहूंगा इस क्षेत्र को आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर, अभी कह रहा हूं आपको प्लीज कि ध्यान लगाकर अच्छे से इस क्षेत्र को ध्यान में रखें। अपन बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। सामान्यतः ज्वालामुखी के जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला, उद्गार की अवधि के आधार पर, मैंने कहा अवधि के आधार पर सुनना। दूसरा, उद्गार के स्वरूप के आधार पर। देखो अवधि का मतलब हो गया बहुत कम समय के लिए, अधिक समय के लिए, या बहुत ज्यादा समय के लिए, किस अवधि के रूप में, उसकी अवधि क्या है, या बिल्कुल ही नहीं, जैसे कोई ज्वालामुखी 100 साल तक शांत है, कोई ज्वालामुखी लगातार लावा उगल रही है, अलग अलग इनकी अवधि रहेगी। उद्गार के स्वरूप के आधार पर, स्वरूप मतलब इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। देखो यहाँ पे मेरी बात सुनना, यानी स्वरूप यानी जब ज्वालामुखियों का उद्गार होता है तो उनका स्वरूप कैसा होता है, या वो कैसे कैसे स्वरूप में उनसे लावा निकलता है, या उनकी क्रिया के फलस्वरूप कैसे कैसे नई चीजों का निर्माण होता है, या उनके कारण पर्यावरण पे कितना प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है वो निस्तृत पदार्थ यानी संरचना के आधार पर, यानी जो पदार्थ ज्वालामुखी से निकलता है उनसे उनकी कैसी संरचना बनती है, इसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। मैंने कहा आपको देखो ज्वालामुखियों के प्रकार 3 प्रकार। पहला आपको बोला उद्गार की अवधि के आधार पर, हो सकता है मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूं तो आपको दिखाई नहीं दे, बट मेरे वर्ड्स को आप अच्छे से सुनना दोस्तों। उद्गार की अवधि के आधार पर, दूसरा मैंने बोला उद्गार के स्वरूप के आधार पर, और तीसरा मैंने बोला निस्तृत पदार्थ अर्थात संरचना के आधार पर। इस आधार पर देखें तो ज्वालामुखियों के 3 प्रकार हम देख सकते हैं। अब तीनों में से सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, वो है उद्गार की अवधि के आधार पर। मेरी बात सुनना,
यानी इसको हमने 3 भागों में बांटा। पहला सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत, इसको हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत यानी ऐसे ज्वालामुखी जो लगातार सक्रिय रहते हैं, जिनसे लगातार लावा निकलता रहता है, गैस, राख, जलवाष्प लगातार आपके निकलते हैं। ऐसे ज्वालामुखियों को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ये अधिक हानिकारक भी होते हैं क्योंकि इनसे लगातार ये चीज, जैसे एग्जांपल दूंगा, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर में जो इटली के पास स्थित है, उस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, मींस लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। क्यों? क्योंकि उससे लगातार आपका क्या है, लावा निकल रहा है। तो कई बार उस भूमध्य सागर में यात्रा करने वालों के लिए क्या है, एक प्रकार से प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है, यानी लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। यानी ऐसे ज्वालामुखी जो लगातार क्या करे, आपके लगातार लावा, गैस या कह लो शिलाखंड, जलवाष्प लगातार उद्गार करते रहे, यानी जो हमेशा आपके सक्रिय रहे, ऐसे ज्वालामुखी बोलते हैं सक्रिय जागृत ज्वालामुखी। जिसे इसके फेमस उदाहरण सुनना, इटली का एटना है या इटली का आपका स्ट्रोम्बोली है। ये दोनों बहुत फेमस है सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण के रूप में। दूसरी बात करते हैं अपन सुषुप्त या डोरमेंट। देखना मैंने बोला सुषुप्त या डोरमेंट ज्वालामुखी, यानी ऐसे ज्वालामुखी जो काफी समय पहले सक्रिय हुए थे और उसके बाद क्या हो गए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए या काफी सालों के लिए शांत हो गए। जैसे एग्जांपल लूं मैं आपको, बैरन ज्वालामुखी जो आपके भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है, उस ज्वालामुखी को शांत मतलब एक प्रकार से उस जो उद्गार का जो उसका समय उद्गार का वो काफ़ी लंबा समय, लगभग 100 साल हो गए। यानी 100 साल से आपका बैरन ज्वालामुखी अभी तक सो रहा है। देखो सुषुप्त यानी सोना। मैं साफ कहूँगा आपको, ऐसे ज्वालामुखी जो बहुत पहले कभी उद्गारित हुए थे और अब ये नहीं पता कि कब उनमें उद्गार हो सकता है, यानी अचानक उनमें उद्गार होता है और अचानक उनमें विस्फोट हो सकता है। ये है दूसरे प्रकार। इसमें अपने 2 उदाहरण लिए। एक विसुवियस बहुत फेमस ज्वालामुखी है, ये भी आपके इटली का है, जो विशेषकर आपके लिपारी द्वीप के आसपास मिलेगा। और दूसरा आपका बैरन ज्वालामुखी जो आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो मेरे हिसाब से 5वीं-6वीं क्लास में, कि बैरन ज्वालामुखी हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में स्थित है, विशेषकर अंडमान द्वीप समूह के। तीसरा मैंने बोला शांत। शांत मतलब एक्सटिंक्ट, जो हमेशा के लिए सो गया, यानी ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कभी उद्गार हुआ था सालों पहले, बट अब उसमें उद्गार होने की कोई भी संभावना नहीं है, बिल्कुल भी, यानी वो हमेशा के लिए शांत हो गया है। ऐसे ज्वालामुखियों को हम कहते हैं शांत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। इसमें मैंने 2 फेमस उदाहरण देखो आपके लिए लिए हैं। माउंट पोपा अगर आपने सुना होगा, विशेषकर म्यांमार का बहुत फेमस ज्वालामुखी है। और दूसरा मैंने कहा कोहे सुल्तान जो आपके ईरान का फेमस ज्वालामुखी है। ये दोनों जो, और इसके अलावा साथ साथ नारकोंडम ज्वालामुखी भी हम इसमें इसी श्रेणी में रखते हैं। ये तीनों आपके शांत ज्वालामुखी के उदाहरण, यानी इनमें हमें अब कोई उम्मीद नहीं है कि वापस उद्गारित हो सकते हैं। सीधी बात, मतलब कभी बरसों पहले, सालों पहले, हो सकता है 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले इनमें कभी उद्गार हुआ, इनमें कभी हलचल हुई थी, बट अब इनमें इतनी शक्ति नहीं, या हम ये कहें यहां पर ऐसा कोई ऐसी क्रिया नहीं हो रही जिससे कि वापस क्या हो सके, उद्गारित हो सके। यानी हमने अभी पढ़ा आपके ज्वालामुखी के प्रकार में 3 प्रकार उद्गार की अवधि के आधार पर, और इसमें हमने 3 प्रकार देखे, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अगर मेंस में भी आपके आ जाए, आरएस मेंस में, मैं फिर कह रहा हूं, आप आराम से इसको लिखकर इसी प्रकार से नीचे इनके आप उदाहरण दीजिए, और साफ कहूंगा वहीं पे आप इसकी एक की परिभाषा लिखकर, अगर आपको हो सकता है आपके पास टाइम है तो आप डायग्राम भी बना दीजिए, आपको बेहतर नंबर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा चलते हैं उद्गार के स्वरूप के आधार पर। स्वरूप यानी मैंने पहले बता चुका हूं कि है ना, जब ज्वालामुखी आपका विस्फोट होता है तो उससे कैसा, उसका धुएं का आकार कैसा बनता है, उससे लावा कितनी तेज गति से निकलता है, या कितना लावा निकलता है, कितनी दूर तक उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा, उस देश पे प्रभाव पड़ेगा, उस द्वीप पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस आधार पे हम देखें तो उद्गार के स्वरूप के आधार पे हमने इसको 2 भागों में बांटा।
केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। देखो इसमें मुख्यतः आपको केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, बजाय आपके दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। क्योंकि देखो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी में विशेषकर क्या होता है कि दरार से एक लावा जो होता है, विशेषकर मैग्मा, जैसे वो पृथ्वी के धरातल पे आ जाता है तो लावा में बदलता है, वो धीरे 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 फैलने लगता है। इसका जैसे फेमस उदाहरण आप कहोगे प्रायद्वीपीय पठार, भारत का दक्कन पठार जो है ना वो आपके लावा पठार का एक बहुत फेमस उदाहरण है। या दूसरा में एग्जांपल जैसे लावा मैदान बनते हैं, आपने यूएसए के कोलंबिया का पठार का नाम सुना होगा। ये दोनों आकृतियां फेमस है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी की। तो सीधी सी बात है, इनसे दो ही आपको आकृतियां दिखाई देगी, लावा पठार या लावा मैदान। आज दक्कन का पठार फेमस आपकी किसके लिए? कपास की मृदा के लिए। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी है। और वो क्यों ऐसी? क्योंकि बेसाल्ट लावा से बनी, और बेसाल्ट लावा क्या करता है? धीरे 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 बहता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसका इतना नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, केंद्रीय उद्गार वाले यानी केंद्रीय उद्गार यानी इनमें से ज्वालामुखियों में से जो लावा या अन्य जो भी पदार्थ अपन कहे गैस, जलवाष्प या शिलाखंड जो भी निकलेंगे वो क्या करेंगे? एक केंद्र से उद्गारित होंगे, एक नली में से आपको ज्वालामुखी से पदार्थ निश्चित करते हुए दिखाई देंगे। सीधी सी बात, जैसे अपन इसमें बात करते हैं सबसे पहले हवाई तुल्य ज्वालामुखी। देखो नाम क्या है? हवाई तुल्य। हवाई क्या है? अगर आपने कभी सुना होगा तो विश्व में हवाई द्वीप है प्रशांत महासागर में, जो यूएसए का 50वां राज्य भी माना जाता है। तो यानी हवाई द्वीप पर जिस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गारित होते हैं उसी को हमने कहा हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इसका फेमस उदाहरण आप कहोगे मोना लोआ ज्वालामुखी, आपने बहुत सुना होगा, मोना लोआ ज्वालामुखी। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं विशेषकर वो शांत उद्गार वाले होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल शांत उद्गार, धीरे 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 इनसे लावा निश्चित होता है, इसलिए ज्यादा ये प्रभाव या ज्यादा हानि नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो मैंने बताया पहला हवाई तुल्य। दूसरा स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली यानी मैंने पहले बता चुका हूं भूमध्य सागर में एक बहुत फेमस ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली। उस प्रकार से अगर कोई भी अन्य ज्वालामुखी अपना विस्फोट करता है, उद्गार होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। जिस इसमें क्या होता है? विस्फोट बहुत तेज गति से होता है। कैसे होता है? बहुत तेज गति से, और लगातार आपको लगेगा कि इसमें से कई सारे पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तीसरा अपन ने कहा वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी सीधी सी बात है, ऐसे ज्वालामुखी जो कहीं ना कहीं बहुत तेज गति से, अगर सीधी बात की जब भी उद्गारित होते हैं तो इनसे जब आपका लावा निकलता है, जो गैस के बादल बनते हैं वो गोभी के फूल की तरह बनते हैं। मैंने आकृति भी आपको इसलिए ऐसी बताई, कैसी? गोभी के फूल की आकृति आपको दिखाई देगी। इस प्रकार के ज्वालामुखी अपन बोलते हैं वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। और चौथा अपन ने कहा था पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक, कैसा? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो होते हैं विश्व के सबसे तेज और कहूंगा सबसे ज्यादा विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं। क्यों? इनसे जब भी अगर आपको लगेगा विस्फोट हुआ है तो इसमें साफ आपको दिखाई देगा कि विस्फोट बहुत जबरदस्त होता है। जबरदस्त इन सेंस, जैसे मैं डायग्राम बना दूं आपको, एग्जाम्पल बताता हूं, है ना। कौन सा है? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य सुनना मेरी बात, अगर आपने कभी सुना हो इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा के वहाँ पर एक ज्वालामुखी क्राकाटोआ ज्वालामुखी, आपने बहुत फेमस सुना भी होगा, नो डाउट। वो ज्वालामुखी जब भी विस्फोट होता है उस ज्वालामुखी में, तो इसको देखना कि आपको लगेगा कि सही कह रहे हैं सर कि इतना तेज धमाका होता है कि लगभग वो द्वीप खिसक जाता है। 1983 में उस ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ था उसमें ये कहा गया था कि उसकी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया तक भी सुनाई दी। यानी इतनी तेज गति से और इतनी तेज आवाज़ से विस्फोट होता है कि सबसे खतरनाक विस्फोट माना जाता है। और अगर आपको थोड़ा सा पता हो
जो हमारे भारत में 2004 की जो सुनामी आई थी वो यहीं पे आपके क्राकट और ज्वालामुखी से थोड़ा आगे जो सुमात्रा जावा उनके बीच में एक गर्त है, सुंडा गर्त, यानी एक सक्रिय भाग है। अगर देखा जाए ये प्रशांत महासागर का वो भाग है जहाँ से आपको लगातार क्या होता है, ज्वालामुखी की एक श्रृंखला बनी हुई, जिसलिए हम उसको कहते हैं क्या, रिंग ऑफ फायर। तो इस प्रकार हम देखिए 4 प्रकार की ज्वालामुखी हमने पढ़े हैं। उद्गार वाले ज्वालामुखी देखिए, हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनो तुल्य और पीलियन तुल्य। यानी इस प्रकार के ज्वालामुखी चारों प्रकार कैसे, केंद्रीय उद्गार वाले। केंद्रीय उद्गार वाले का मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनना, यानी एक नली से, एक केंद्र से ये लगातार क्या होते हैं, उद्गारित होते हैं और उनसे इतना आपका विशेषकर क्या, लावा या कह लो हम कहते हैं बराबर कि इसमें से निश्चित पदार्थ जो आप बोलोगे, चाहे गैस हो, जलवाष्प हो, धुआं हो, इतनी बड़ी मात्रा में निकलता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते और सबसे हानिकारक होते हैं ये। और इनमें भी अगर सबसे ज्यादा हानिकारक हम बोलें तो हम यही कहेंगे पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं। इस आधार पर हमने ये देखा अभी तक ज्वालामुखियों के प्रकार। ज्वालामुखियों के प्रकार में 2 चीज हमने पढ़ चुके हैं, उद्गार की अवधि के आधार पर। उद्गार की अवधि के आधार पर बताए तो पहला है आपका सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा आपने कहा सुसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा आपने कहा शांत ज्वालामुखी। मुझे लगता है आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। केंद्र, अब मैंने कहा उद्गार के स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर बात की अपने 2 प्रकार से बताया, एक केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, एक दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी में इनका विशेषकर ऐसा मतलब ज्वालामुखी जो दरारों की, पृथ्वी की जो दरारें होती है उनसे लगातार धीरे धीरे करके लावा निकलता रहता है। उससे 2 आकृतियां विशेषकर आपको दिखाई देगी, लावा पठार और लावा मैदान। लेकिन अगर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की बात करें, इनको हमने 4 प्रकार में बांटा, हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनो तुल्य और पीलियन तुल्य। और चारों की मैंने आपको विशेषता बताई। हवाई तुल्य धीरे धीरे, ठीक, इनका इतना अधिक नहीं निकलता लावा पदार्थ। स्ट्रोम्बोली तुल्य इनका तेज गति से लगातार निकलता रहता है। वोल्केनो तुल्य सीधी सी बात है और तेज गति से। वोल्केनो की एक और विशेषता है, ये जब भी मतलब विस्फोट होता है तो इसका जो नली होती है बंद हो जाती है, यानी फिर ये पुनः अगर उद्गारित होता है तो और तेज गति से उद्गारित होता है, क्योंकि उसको जो ये बंद हो गया था इसके लावा से वो वापस खोलना पड़ा। और चौथा आपने बोला सर पीलियन तुल्य, जो विश्व का सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से माने जाते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार से देखें तो उद्गार के स्वरूप के आधार पर हमने 2 प्रकार की ज्वालामुखी देखी, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। तीसरा सुनना जो अपन पढ़ रहे हैं वो है आपका निस्तृत पदार्थ यानी संरचना के आधार पर जो अध्ययन करेंगे उसको कहते हैं। 3 प्रकार की संरचना के आधार पर, मेरी बात सुनना, इसमें 3 प्रकार मैंने बताए आपको, यानी किसके, संरचना यानी पदार्थ के आधार पर। राग ज्वालामुखी पहला, दूसरा लावा ज्वालामुखी और तीसरा आपने कहा मिश्रित ज्वालामुखी। राग ज्वालामुखी, लावा ज्वालामुखी और मिश्रित ज्वालामुखी। राग को इंग्लिश देखो सिंडर वॉल्केनो, यानी ऐसे वॉल्केनो जिनसे अधिकांश मात्रा में आपके राख निकलती है उनको बोलते हैं हम राग ज्वालामुखी। जैसे फिलीपींस का ल्यूजोन द्वीप का कैमग्विन और एक और बहुत फेमस आपका मैक्सिको का हॉरल्यू। देखो मैंने यहाँ पे नाम लिया हॉरल्यू, कई जगह इसका नाम हो सकता है आपको चेंज मिले, नहीं एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो उसको हॉरल्यू ही कहा जाएगा, तो ध्यान रखना। यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें राग की ज्यादा प्रधानता होती है, ऐसे ज्वालामुखी हम राग ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा मतलब लावा ज्वालामुखी। लावा ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी है जिनसे लावा अधिक रूप में निकलता है, यानी लावा शंकु उसका होता है, वो अधिक रूप में लावा निकालता है। इस प्रकार के अगर अपन देखें उदाहरण, एक फेमस आपका मोना लोआ जो मैं आपको पहले बता चुका था कि कहाँ पर है, हवाई द्वीप यूएसए का, और एक और यूएसए का डेविल्स टावर, अगर आपने सुना हो, ये दोनों आपके लावा ज्वालामुखी के उदाहरण। और तीसरा मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी का मतलब होता है ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से कई सारे पदार्थ
मिक्स के, यानी लावा भी है, राख भी है, जलवाष्प, मतलब हर चीज। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी मिश्रित ज्वालामुखी आपको दिखाई देते हैं, यानी कॉम्पोजिट ज्वालामुखी है सबके सब। कौन? अधिकांश। जैसे फेमस एग्जांपल अपन के फ्यूजियामा है, या अपन के एटना है, वेसुवियस है। अब जैसे मैंने आपको फ्यूजियामा एक एग्जाम्पल दिया है, तो इस फ्यूजियामा के मेरी बात को सुनना अच्छे से आप लोग। ये कहाँ पर स्थित है? फ्यूजियामा जापान में, सबको पता है लगभग। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे लगता है आई थिंक हर बच्चा जानता है कि फ्यूजियामा कहाँ पर? जापान में। कई बार ये सवाल भी पूछता है, नो डाउट। या तो आपको मिलाने को दे देता है 4, या कौन सा सुमेलित है या असुमेलित है, अगर बड़ा एग्जाम होता है तो उसके अंदर। इसी बहाने ध्यान रखना, आपके फ्यूजियामा के जस्ट होन्शु द्वीप जो आपका है जापान का, उस होन्शु द्वीप में एक ज्वालामुखियों की श्रृंखला जिसे हम बोलते हैं फोसा मैग्ना। क्या है? ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला होन्शु द्वीप के मध्य में, उसे हम क्या बोलते हैं? फोसा मैग्ना। और सारी अधिकांश ज्वालामुखी होन्शु द्वीप के आसपास या होन्शु द्वीप में ही स्थित है, क्योंकि वो भी रिंग ऑफ फायर का एक भाग है। अब इसी बहाने में एक और चीज आपको बता देता हूं यहीं पर। देखो, आपने कहा सर 3 प्रकार से आपने बांटा, 3 प्रकार को भी फिर आपने है ना और अलग अलग प्रकार में बांटा। बिल्कुल, आपसे जितना सवाल पूछे आपको उतना ही लिखना है। और ज्यादातर मैंने आपको कहा, या तो उद्गार वाले जो स्वरूप के आधार पे क्वेश्चन पूछता है, मेंस की स्पेशली बात कर दूं, या तक कि आपके प्रीलिम्स में भी फर्स्ट ग्रेड हो चाहे कॉलेज लेक्चर हो, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनता है। और दूसरा आपके बनेगा तो उद्गार की अवधि के आधार पे। लेकिन हम कई बार क्या होता है, इनको भी हम ढंग से नहीं पढ़ते और हमारा आसान सवाल भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको बराबर कह रहा हूं, आपको ध्यान देना है विशेषकर उद्गार की अवधि के आधार पर और उद्गार के स्वरूप के आधार पर। अगर इसको हम ध्यान से देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखो, अभी अपन ने 3 टॉपिक पढ़े जो मैंने ऊपर लिख रखे आपको, परिभाषा, ज्वालामुखी क्रिया के कारण और ज्वालामुखी के प्रकार। अब जो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लेऊंगा उसमें मुझे इसी ज्वालामुखी का दूसरा पार्ट जो आपके लेंगे वो है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ निश्चित होते हैं। 5वां जो इसमें टॉपिक है ज्वालामुखियों का वितरण, यानी ज्वालामुखियों का विश्व में वितरण कहां कहां पर है, यानी कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र या एरिया है जहां पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो हम ये भी देखें क्यों। और छठा मैंने आपको दे रहा, ज्वालामुखियों से निर्मित आकृतियां या स्थिराकृतियां, इनको भी हमें देखना है, तब जाकर ये टॉपिक आप। तो ये 3 जो इसके टॉपिक है, सब टॉपिक, वो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में लूंगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूं नई क्लास में।